आज हम अगेन और एक पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का ओवरव्यू ऑफ एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7। इसमें नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें नया कुछ भी नहीं है, नया कोई रॉकेट नहीं है। आप लोगों को कोड को साथ में रखेंगे, मैंने एक भी लाइन डिलीट नहीं किया है। कोड को खाली एक अच्छा तो नहीं बोलेंगे, एक फॉर्मेट में रखा है और उस लोगों को हमने प्रेजेंट किया, नया कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो देखा जाए तो यहाँ पे 710 स्कोप है ना, तो वहां पे भी आपको 710 स्कोप ही मिलेगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 हमने जनरली पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा, स्कोप। उसके बाद जनरल में सेंसिटिविटी जो है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का, वो ग्रेटेस्ट इन सरफेस डिसकंटिन्यूटी क्या है, सरफेस डिसकंटिन्यूटी हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में उसका सेंसिटिविटी एकदम अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस द रेपिडली विथ इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिलो टू द सरफेस। जैसे ही सरफेस का डेप्थ बढ़ता जाएगा वो रेपिडली ड्रास्टिकली कम होता जाएगा सेंसिटिविटी। लेकिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा अच्छा की कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर, ठीक है। वेरी गुड। तो आप ये सब चीज ध्यान रखिए। इसके बाद में प्रिंसिपल में भी देखा हमने, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें मैग्नेटिक जहां पे लीकेज होता है, जहां पे डिसकंटिन्यूटी होता है वहां पे फ्लक्स का लीकेज होता है, और वहां पे ही मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के जो हम ऊपर से वाटर प्लस आयन पाउडर का मिक्सचर हो, या तो वेट आयन पाउडर हो वो, या सॉरी ड्राई आयन पाउडर हो, वो डालेंगे तो वहां चिपक जाएगा। तो जैसा डिसकंटिन्यूटी होगा वैसे शेप में वो चिपक जाएगा। तो हम लोगों को समझना है यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है। रिटर्न प्रोसीजर में हमने सीखा कि कोई भी कंपनी हो उसके पास रिटर्न प्रोसीजर होना ही चाहिए, इसमें कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट के बारे में सीखा। तो इक्विपमेंट में 750 जो कवर करता है, 750 क्या है, उसमें अलग अलग टेक्निक जो है 750 में टेक्निक्स दिया गया है। प्रोड टेक्निक्स, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक और योक टेक्निक और मल्टी डायरेक्शनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स। वो टेक्निक जो है उसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल कवर होना चाहिए ये कोड के अंदर, ठीक है। ऐसा लिखा गया है, द सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट मीन प्रोड्यूस द नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पार्ट शुड बी एम्प्लॉयड एंड यूजिंग वन और मोर टेक्निक लिस्टेड इन। तो ये जो टेक्निक्स है उसमें लिस्टेड किया गया है वो सब चीज भी। ये हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है। इसमें एसेंशियल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल कि वो चेंज होगा, तो मैं आपको प्रोसीजर दिखाया ना एक, वो जो प्रोसीजर है उसमें आपको एसेंशियल वेरिएबल अगर चेंज होगा तो वो प्रोसीजर नया ही बनाना पड़ेगा, वो ओल्ड वाला नहीं चलेगा। लेकिन अगर नॉन एसेंशियल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल कि जिसमें वो चेंजेस होता है, समझो यहाँ पे पोस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक्स क्लीनिंग की बात कर रही है, कोई कंपनी ऐसा बोलता है, कुछ कंपनी ऐसा होती है कि इसके वो ए क्लीनर से क्लीन करती है, राइट। कहाँ गया क्लीनर भाई, है वहां पे पड़ा है। हाँ ये देखो क्लीनर है ना, एक क्लीनर से, कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि वो क्लीनर से क्लीन करती है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है, भाई हमारे पास पैसा नहीं है इतना, हम लोग क्लीनर से नहीं क्लीन करेंगे, हम लोग डिटर्जेंट प्लस पानी का वो जो मिक्सचर है उससे क्लीन करेंगे। हाँ अगर मटेरियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो उससे भी वो क्लीन कर सकता है। तो तो आपकी कंपनी के प्रोसीजर में लिखा है कि भाई आप जो है वो क्लीनर जो है उससे क्लीन करेंगे, लेकिन वो तो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, तो आपको प्रोसीजर चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर डिटर्जेंट प्लस वाटर जो हो जाए मिक्सचर का पानी करके आपको क्लीन करना है तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर का रिवीजन जस्ट चेंज करना है, और वहां पे क्लीनिंग टेक्निक्स में और एक क्लीनिंग टेक्निक जो भी आपको जो क्लीनिंग टेक्निक्स का चाहिए वो क्लीनिंग टेक्निक्स ऐड करना है, तो आपका बन गया वो प्रोसीजर, ठीक है। वो रिवीजन करना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का प्रोसीजर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, एग्जामिनेशन मीडियम के बारे में डिस्कस किया, सरफेस कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। सरफेस कंडीशन में जनरली हमारा वेल्डेड हो, रोल्ड हो, कास्टिंग हो या फोर्जिंग किया हुआ हो, वो सब कंडीशन में हम लोगों को क्लीनिंग करना है, तो कैसे, ग्राइंडिंग और मशीनिंग से भी आप क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सरफेस एग्जामिनेशन में जो हमारा फ्री ऑफ डर्ट, मतलब कोई डर्ट मतलब कचरा, कोई जो कचरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ग्रीस, लिंट, स्केल, वेल्डिंग फ्लक्स, पेटर, ऑयल एंड अदर एग्जामिनेशन मैटर जो है वो भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज याद रखो, ये भी टेक्निक्स है। तीसरा टेक्निक्स है ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मेथड से भी कर सकता है, पेन रिमूवर में रिमूव करना है, वेपर से भी
वेपर डिग्रीजिंग कर सकते हैं, या तो डिस्केलिंग सॉल्यूशन कर सकते हैं, या सैंड ग्रिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ये सबसे भी आप मटेरियल को क्लीन कर सकते हैं। अभी आपने मॉर्निंग में क्लीन किया था ना, वो क्लीनर से क्लीन किया था, वो क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। वो क्लीनिंग कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, और डी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग थिकनेस के हिसाब से, यॉक के हिसाब से। उसके बाद हमने ये टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया, उसमें प्रॉड टेक्निक्स का करंट कितना रखना चाहिए वो सब चीज डिस्कस किया ना कि नहीं किया डिस्कस। प्रॉड टेक्निक का डिस्कस किया ना कि 19 mm और 19 mm के कम, 19 mm से ज्यादा, ये सब डिस्कस किया ना। कितना मिनिमम करंट रखना चाहिए, मैक्सिमम करंट कितना रखना चाहिए, वो सब चीज डिस्कस किया। आपका यॉक का जो बीच प्रॉड जो प्रॉड मेथड है ना, तो प्रॉड मेथड जो है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यॉक भी अंदर रख दिया, प्रॉड भी अंदर रख दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा हम करते थे ना, ये बीच में गैप जो है वो मिनिमम आपको कितना रखना पड़ेगा, 75, उससे और कम नहीं रखने का। और मैक्सिमम आप कितना रखना है, 200। अगर इंच में बात करें तो मिनिमम आपको कितना 3 इंच रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है 8 इंच रखना है, ठीक है। अभी मटेरियल का थिकनेस अगर 19 mm से कम है, 19 mm से मटेरियल का थिकनेस अगर आपका कम है, तो आपको मिनिमम एम्पियर कितना रखना पड़ेगा, 90 एम्पियर पर इंच, और मैक्सिमम आपको 110 एम्पियर पर इंच उतना करंट रखना पड़ेगा। अगर आपका 19 mm से ज्यादा थिकनेस, मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, तब आपको करंट जो है वो मिनिमम 100 रखना है एम्पियर, मिनिमम 100 रखना है एम्पियर पर इंच, और मैक्सिमम 125 रखना है। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स में भी हमने डिस्कस किया। कॉइल रैप करना है, कॉइल रैप करेंगे तो मैं एक एग्जांपल दिया ना आपको कि यहाँ पे मेरा कोई एक प्लेट या पाइप जो भी है, यहाँ पे ऐसा ऐसा मैंने कॉइल रैपिंग किया, और यहाँ से मैंने अंदर करंट घुसाया, यहाँ करंट बाहर आया, तो ये यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा। भाई बोलते रहोगे तो मुझे भी एनर्जी आएगा, ठीक है। ऐसा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। लेकिन करंट कितना रखना है वो भी एक कांड है ना, इसमें कितना करंट घुसाना है, या करंट कितना यहाँ पे घुसाना है, निकालना है, वो सब चीज भी देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी हमने बोला कि अगर हमारा L/D रेशियो इक्वल और ग्रेटर देन 4 है, इक्वल और ग्रेटर देन 4 है, 4 से ज्यादा है, तो हम लोगों को एम्पियर इंटू टर्न इज इक्वल टू इतना। एम्पियर को आप आई बोलो, टर्न को एन बोलो। टर्न टर्न मतलब ये जो कॉइल ऐसा कितनी बार राउंड करते हैं ना उसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने अभी देखा ना कॉइल कितनी बार राउंड किया था। यहाँ पे कोई बोल सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 राउंड हो गया, तो इसमें ये 4 राउंड हो गया। एन आई इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय L/D प्लस 2, ऐसा होता है इसका कैलकुलेशन। तो एन आपको जनरली पता ही है क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना कॉइल में टर्न है, वो पहले से ही दे दिया गया है आपका मशीन है उसके प्रोसेस में, ठीक है, वो आपको पता ही है। तो ये आपको आइडिया है, ठीक है। तो एन मटेरियल है वो आपको आइडिया, वो मटेरियल का डाया कितना है वो भी, क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है जो भी मटेरियल का, उसका आपको आइडिया तो होगा। ये पाइप है तो ये पाइप का कितना डाया है और कितना लेंथ है वो आपको पता चलेगा ना, डेफिनेटली चलेगा कि इतना कितना लेंथ है। कहाँ गया मेजर टेप, हाँ ये देखो, मैं अभी ये पाइप को मेजर करता हूँ, तो इसका पाइप का लेंथ जो है वो कितना हो गया, 220 हो गया, राइट। 220 लेंथ हो गया, और डाया कितना हो गया, 35 mm हो गया। तो 220 लेंथ और 35 mm उसका डाया। तो ऐसा पाइप है ये, ठीक है, ये पाइप है। तो ये आपको फंडा क्लियर करना है, नया कुछ नहीं है। तो आपको करंट मिल जाएगा, कितना करंट रखना है वो, नया कोई रॉकेट नहीं। प्रोड में कोई टेंशन नहीं था, 19 mm से कम, 19 mm से ज्यादा, वही देखना था आपको, राइट। तो वहां पे एक फिक्स करंट था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कब, तो इसका ग्रेटर देन 4 से ज्यादा होगा, जब L/D रेशियो की बात कर रहे हैं, तो वो L/D रेशियो 4 से ज्यादा होगा तब। लेकिन L/D रेशियो अगर 2 से 4 के बीच में होगा, 2 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। 2 से L/D रेशियो जो है वो 2 से 4 के बीच में, 2 to 4 के बीच में रहेगा, ठीक है। तब आपको कौन सा यूज करना है,
आपको ये यूज करना है, एम्पियर करंट इज टू 45। यहाँ पे खाली फर्क इतना था, यहाँ 35 था, L/D+2 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे आपको ये सूत्र यूज करना है, ठीक है। इसका भी हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। इसके बाद 2 से कम रखना है, तो 2 से L/D रेशियो 2 से कम रहेगा, तो ये टेक्निक आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल फील्ड वाला मतलब कॉइल वाउंड करने वाला आपको टेक्निक यूज नहीं करना है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो उसके एग्जांपल लिए थे हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में। अभी हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक। कैसा टेक्निक? सर्कुलर। पहले हमने क्या सीखा? प्रोड, दूसरा लॉन्जिट्यूडनल, तीसरा अभी सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक्स, इसका मतलब क्या हुआ? करंट आपको डायरेक्ट पास करना है। कैसे पास करना है? डायरेक्ट। समझो ये मेरा प्लेट है, तो यहां से करंट घुसाना है, यहां से करंट जाएगा, तो इस ये प्लेट के अंदर हम लोगों को जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आप राइट हैंड रूल्स यूज करो। तो यहाँ पे ये ऐसा करंट गया तो राइट हैंड रूल्स यूज किया तो वो सर्कुलर हुआ ना। कैसे हुआ? सर्कुलर हुआ। तो मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं। समझो ये मेरा कोई एक प्लेट है, ठीक है, इसमें मैं करंट यहां से ऐसा पास कर रहा हूं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रूल्स रखना है। क्या रखना है? थंब रखना है। तो करंट की डायरेक्शन में चलो आपने ऐसा थंब रख दिया, ठीक है, ये आपका थंब है। तो आपका जो उंगली है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा वो आप देख लो। तो वो डायरेक्शन में आपका ये समझो, आप यहाँ पे आज मैं कोई पेंटर नहीं हूं, लेकिन आप इतना समझ लो ये राउंड जो है वो इसी डायरेक्शन में घूमेगा, राइट। इसी डायरेक्शन में घूमेगा ना आपका उंगली। तो कैसा फील्ड प्रोड्यूस हुआ? सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर डायरेक्शन। तो टॉपिक का नाम क्या है? सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स। तो वो टेक्निक्स में कैसे काम करना है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक्स, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग procedure, magnetizing for this technique magnetization is accomplished by passing current through the part to be examined। through the part क्या लिखा है? through the part, through the part मतलब डायरेक्ट पास करना है, ठीक है। this procedure a circular magnetic field that is approximately perpendicular to the direction of the current flow in the part। तो ये तो परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के। हमने एक चैप्टर सीखा था आगे का, कि चैप्टर नंबर 3 में या 2 में सीखा था हमने कि करंट का जिसका डायरेक्शन होगा उसके फील्ड की एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से ऑल टाइम कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कितने कौन से टाइम पे? ऑल टाइम। ये फंडा क्लियर है, ये फंडा माइंड में घुसा ही लो, नया कोई रॉकेट नहीं। ऐसा नहीं बोलने के आने का साहब मेरा डायरेक्शन में है ना, ऐसा करंट घुसा दिया और मुझे कुछ अलग ही डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। अभी करंट की बात करते हैं भाई। उसमें हमने प्रोड टेक्निक में सीखा कि 19 से कम थिकनेस है तो मिनिमम 90 लिखना है, मैक्सिमम 125 जो भी है XYZ रखना है उसके हिसाब से। उसके बाद लॉन्जिट्यूडल में भी हमने सीखा कि ये एम्पियर NI का रूल्स करना है। वो भी हमने सीखा कि वो आपका जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है प्रोड का वो कितना रखना चाहिए था, ठीक है। प्रोड का नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, कॉइल का। L/D रेशियो कितना होना चाहिए था? L/D 2 से कम रहेगा तो नहीं यूज करना है, 2 to 4 रहेगा तो 45,000 वाला फॉर्मूला, 4 से अबव रहेगा तो 35,000 वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सब चीज दिखा। तो अभी इसमें भी हम लोग करंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। करंट कितना रखना है? बहुत सारे लोग है ना आजकल इंडस्ट्री में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कितना करंट कौन से फील्ड में कौन सा टेक्निक्स में रखना है। तो ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट या तो रेक्टिफाइड, हाफ वेव रेक्टिफाई या फुल वेव रेक्टिफाई मैग्नेटाइजिंग करंट शेल बी यूज्ड। अभी मुझे ये बोलो, हाफ वेव रेक्टिफाई और पहले तो ये डायरेक्ट करंट, ठीक है। मैं पहले ये डायरेक्ट करंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये कैसा है? डायरेक्ट करंट DC। भाई आप बोलते जाइए, ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया ही है, ठीक है। ये कौन सा है करंट, कोई बोल सकता है? वेरी गुड, ये है AC। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस। अभी मैं और एक ड्रॉ करता हूं, ये एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये कौन सा है? हाफ वेव DC, या तो हाफ वेव
AC दोनों का नाम सेम है, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है? गलत है, गलत ड्रॉ किया है, आपको पता चल जाना चाहिए था। ऊपर का नहीं, ये है ना, ये जो है मेरे भाई, वो डीसी है। क्या है? ये डीसी है, ये हाफ वेव डीसी है। क्या है? ये हाफ वेव डीसी है, और या तो हाफ वेव एसी है। समझे? ऐसा होता है भाई, जागते रहो, जागोगे नहीं तो कांड हो जाएगा माइंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट या तो रेक्टिफाई। रेक्टिफाई भी डायरेक्ट मतलब डीसी, डीसी भी यूज कर सकते हैं, या तो रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करके हाफ वेव। डायरेक्ट मतलब सीधा डायरेक्ट यूज करना है एसी वाला, ठीक है। अदरवाइज रेक्टिफाई करके आप हाफ वेव रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, या फुल वेव रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट शेल बी यूज, इसमें सब यूज होगा, ठीक है। सर्कुलर में कोई मगजमारी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को करंट रखना है, तो पहला है द करंट शेल बी 300 एम्पियर पर इंच टू 800 एम्पियर पर इंच ऑफ आउटर डायामीटर। क्या लिखा है? आउटर डायामीटर में आपको जो है ये 300 से 800 के बीच में यूज करना है करंट। आउटर डायामीटर में कितना करंट यूज होना चाहिए? 300 से 800। ओके। दूसरा है अ पार्ट विथ जियोमेट्रिकल शेप अदर देन राउंड। कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ जियोमेट्रिकल शेप राउंड से अलग होता है। ये राउंड है, ठीक है, ये तो प्रॉपर राउंड है, घुसा दिया सीधा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये बोलो अदर देन राउंड, तो ये जो मैं बोलूं ये कैसा है? राउंड से अलग ही है ना, थोड़ा राउंड टाइप का भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा राउंड टाइप का नहीं है, ठीक है, अलग टाइप का है। तो उस टाइम पे द पार्ट विद द जियोमेट्रिकल शेप अदर देन राउंड, द ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शन diagonal of the plan at a right angle, so the current flow shall be used lies of the outer diameter one above। उसमें जो ऊपर में जो दिखाया गया है उसके हिसाब से, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन वगैरह देखना है। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? इफ द करंट लेवल रिक्वायर्ड वन कैन नॉट बी ऑब्टेन। ऊपर जो हमने बोला 300 से 800 वाला यूज नहीं कर पाए, तो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन शेल बी यूज्ड एंड फील्ड एडेक्यूटली शेल बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अकॉर्डेंस विद T764। देखो, अभी आप ऐसा बोलेंगे, अभी आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा हो गया है, क्या हो गया भाई? आप ऐसा बोलोगे कि सर मेरे को 300 से 800 के बीच में जब मैंने करंट रखा तब मेरा फिर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली आया नहीं। कैलिब्रेशन में ये सब पता चल जाता है, राइट। प्रॉपरली फील्ड आपने अभी मॉर्निंग में होता था ना, उससे वेट लिफ्टिंग नहीं हुआ। कितना वेट लिफ्टिंग? 3.5 kg आपसे नहीं हुआ, बराबर। लेकिन आपने क्या प्रॉब्लम हुआ था उसमें? लेग प्रॉपर टच नहीं था। उसका रीजन वो था कि भाई लेग प्रॉपर टच नहीं था, उसकी वजह से। तो ऐसा भी रीजन हो सकता है ना कि पाई गेज इंडिकेटर है, उसमें आपने 800 डिग्री का 800 एम्पियर पर इंच का आपने करंट बहला तो दिया, उसमें फाउंड तो कर दिया, लेकिन जब पाई गेज इंडिकेटर डाला तो उसमें कुछ क्रैक दिख ही नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अभी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट कितना बढ़ाना है वो यहाँ पे दिखाया गया है। T764 में दिखाया गया है कि आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कितना मैक्सिमम करंट पास करोगे तो मिनिमम जो में रिक्वायर्ड फील्ड है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो आपको वहां पे डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो वो डेमोस्ट्रेशन वहां पे दिया गया है, वो आगे का टॉपिक आएगा तो हम लोग समझेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ओके। अभी सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स, पहला कौन सा टेक्निक्स था? पहले कौन सा टेक्निक्स था? डायरेक्ट। देखो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन मेन पार्ट है, उसका टेक्निक एक डायरेक्ट या कॉन्टेक्ट टेक्निक्स था। डायरेक्ट और कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट या ऐसे ही सीधा प्लग मार लगा दिया है, ठीक है। अभी दूसरा है सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स। सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स ऐसा भी आप काम कर सकते हैं ये टेक्निक्स में। और कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा? फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? सर्कुलर, राइट। तो इसमें क्या है, मैग्नेटाइजिंग प्रोसीड्यूर जो है उसमें फॉर दिस टेक्निक द सेंट्रल कंडक्टर इज यूज एग्जामाइन ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल और रिंग शेप पार्ट। किसमें? सिलिंड्रिकल और रिंग शेप जो पाइप होगा, रिंग शेप पार्ट होगा,
उसमें हम लोगों को ऐसा सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक से उसमें राउंड वाउंड करना पड़ेगा और उसी से फिर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द सेंट्रल कंडक्टर techniques may also use to examining the outside surface of the shape। outside of the surface shape जो है, क्या लिखा है, the central conductor techniques may also be used for examination the outside surface of the shape। outside surface of the shape जो रहता है उसमें भी हम लोग आप शायद करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका भी आप सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट भी घुसा दिया था ना, लेकिन इसमें भी ये कर सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा डायरेक्ट वाला था, डायरेक्ट या तो कॉन्टेक्ट वाला। ठीक है, दूसरा है सेंट्रल कंडक्टर में। ओके, वेयर द लार्ज डायमीटर सिलेंडर आर टू बी एग्जामाइंड, जब बहुत बड़ा शाफ्ट होगा उसका हमें एग्जामिनेशन करना है। द कंडक्टर शेल बी पोजिशनड क्लोज टू द इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। When the conductor is not centered, the circumference of the cylinder shall be examined in increment। The field strength measurement accordance with 764। तो 764 के हिसाब से हम लोगों को पहले तो डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग आज मॉर्निंग में डेमोस्ट्रेट किया, किसका एक डेमोस्ट्रेट किया आपने, वो मेथड का, योक मेथड का किया ना। तो वैसा ही एक डेमोस्ट्रेशन टेक्निक्स है, वो आएगा तो मैं समझाएगा। अभी ऐसा समझो कि वो टेक्निक्स ऐसा है, 764 में ऐसा टेक्निक दिया गया कि डेमोस्ट्रेट करना है आपको। डेमोस्ट्रेट मतलब पहले आपको जॉब में जाने से पहले आपको परफॉर्म करना है। एक प्रोटोकॉल बनाते हैं ना, घर हम पहले बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं कि भाई कैसा प्लान लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्लान लेते हैं ना। तो वैसा ही ये प्लानिंग सिस्टम है, ऐसा समझो आप। ठीक है, ये बड़े लोग हैं वो बड़ा बड़ा लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन इतना समझो हम कि वहां पे हम लोगों को पहले प्लान लेना है, तो वहां पे वो जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डेंस विद दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। To use to determine the external arc may be examined and each conductor position rules is see below may be followed। आपको जो रूल्स है यहाँ पे नीचे दिखाया गया वो सब फॉलो होना चाहिए। बार और केबल पास्ड थ्रू द बार सिलेंडर में बी यूज रिड्यूस द सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स यूज किया गया है। इसमें क्या हुआ है, समझो एक लंबा बार है, तो उसमें अंदर से यहाँ पे ऐसा एक वायर घुसा दो, यहाँ पे ऐसा, इसमें प्लस इसमें माइनस, हो गया, करंट पास करो तो हो जाएगा ना इसका, है हो जाएगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे कितना करंट है, 600 नहीं है भाई, 6000 है। ठीक है, अभी 6000 है, इतना करंट हमारे पास नहीं है। तो क्या करने का, कुछ नहीं भाई, इसको कुछ नहीं, यहां से ऐसा करके राउंड करके फिर ऐसे घुमा दो। तो दो दो राउंड हो गया ना, इसमें 2 राउंड हो गया तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक वायर था वो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, अभी 2 आ गया तो डबल प्रोड्यूस करेगा ना। तब आपको करंट कितना डालना पड़ेगा, 3000 ही डालना पड़ेगा भाई। यहाँ पे कितना डालना पड़ा, 6000 डालना पड़ा। तो सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक समझ में आया, ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, तो ये तो करंट पास करने का ही सिस्टम है ना, करंट तो हमको पास करना ही पड़ेगा ना। ओके, अभी दूसरी बात, आप वहां पे करंट पास करेंगे तो आपको शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा, है? तो मेरे भाई, जब हम लोग वोल्टेज कम रखते हैं, किसको, वोल्टेज कम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वोल्टेज आपको कम रखना है। ठीक है, वोल्टेज अगर कम रखेंगे, ये तो हमारे इसमें उंगली मारेंगे तो क्या होगा, बाल खड़े हो जाएंगे। वो पुराने जमाने में एडवर्टाइज आता था ना, वो शॉक लगता है तो पूरा बाल खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा अगर आपका वोल्टेज ज्यादा है तो, और लेकिन वोल्टेज कम है ना तो कोई शॉक वगैरह कुछ चीज होगा नहीं आपको। ठीक है, तो हमारा वेल्डिंग मशीन है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वेल्डिंग मशीन यही प्रिंसिपल। हम लोग कितना करंट होता है, उस वोल्टेज कितना होता है, 22 से लेके 28 तक शायद होता है, राइट। अब 15 से 28, चलो चलो ऐसा समझो, 15 टू 22 या तो 22 से 28 जो भी है, इसके बीच में वोल्टेज रहता है, राइट। लेकिन करंट हम 350 भी लेते हैं ना, तो हमको शॉक क्यों नहीं लगता भाई, शॉक लगना चाहिए ना उस टाइम पे वेल्डिंग मशीन में, फिर भी हमको नहीं लगता है। उसका रीजन क्या, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम होगा तो कुछ कारण नहीं होगा। ठीक है,
तो ये सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स। अभी दूसरी बात, यहाँ पे अगर नजदीक रखेंगे तो ये एरिया जो है उसका ज्यादा अच्छा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। द इफेक्टिव रीजन ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यूजिंग ऑफसेट सेंट्रल कंडक्टर। मैं वो 2-3 लाइन जल्दी जल्दी पढ़ गया था, याद है आपको? अभी अभी में पढ़ गया था ना, खट 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 ऐसे ही पढ़ गया था। वो यही है, नया कोई रॉकेट नहीं है। समझो, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा चाहिए। कौन से एरिया में? दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये एरिया में आपको ज्यादा चाहिए, ये एरिया में। तो क्या करोगे आप? वो जो वायर है उसको थोड़ा नजदीक लेके जाओ, क्योंकि ये वायर क्या करेगा, इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें ऐसा ऐसा क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना। तो ये फ्लक्स इसके अंदर जाएगा ना, तो हमको तो फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड को ही अंदर घुसाना है। भाई समझ में आया कि ऊपर से गया? फिर से समझाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं, समझ में नहीं आया तो लोचा। समझो, ये मेरा पाइप है, ये मेरा वायर है, इसको मैंने इसमें घुसाया, ठीक है। इसको नहीं, इसी को लेते हैं। इसको मैंने ऐसा बीचों बीच में घुसाया, एकदम सेंटर में मैं रख रहा हूं। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से मैं करंट घुसाया तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे थोड़े तक ही जाएगा। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होता है वो भी मैं ऑलरेडी आई थिंक आपको समझा दिया है, राइट। देखो कैसे होता है, मैं आपको एक ग्राफ समझाया था ना। यहाँ पे ऐसा होता है, ये पूरा ऐसा है, उसकी सेंटर में एकदम जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। यहाँ पे जीरो होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे चढ़ता है, फिर ऐसे गिरता है। ये जो उसका ये जो यहाँ पे सरफेस है उसके ऊपर एकदम मैक्सिमम होता है, राइट। ये समझाया था ना। चैप्टर नंबर कौन सा था? 6 नंबर शायद था चैप्टर, कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है ना? भूलने का नहीं भाई। अभी देखो, इसमें अगर ऐसा होगा तो ये कितना दूर है? बहुत दूर है ना। तो इसमें कोई इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं होगा। लेकिन यही को मैं ऐसा कर दूं तो क्यों होगा? क्योंकि इसका फ्लक्स डायरेक्टली मेटल के ऊपर आ रहा है, राइट। तो हम लोगों को वही टेक्निक से मैं आपको समझा रहा हूं। नया कोई नहीं है, कहाँ गया वो? ये इसको मैंने नजदीक रखा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये सेंटर में उसका शायद जीरो हो, लेकिन जैसे ही ये सरफेस आएगा ना, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होगा इसके आउटसाइड में, राइट। अभी समझ में आया? तो उसी की वजह से उसको जितना नजदीक रखेंगे, हाँ, फिर यहाँ पे जीरो होगा, समझे आप? क्योंकि वो इतना दूर हो गया ना, यहाँ से ये इतना दूर हो गया ये, तो यहाँ पे जीरो होगा। अगर चाहिए तो फिर उसको घुमा दो, ऐसा थोड़ा घुमा दो, या तो फिर इसको यहाँ पे ले लो, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। ऐसा करके पूरा मैग्नेटिक फील्ड पास करके सबका वो सब जगह पे आयन पार्टिकल डाल के चेक कर लो, कुछ कांड है। D4 मतलब? हाँ 4D है ना, हाँ, तो इतना कवर होगा ऐसा बोल रहा है मैं। यस, उतना होगा। फिर अगर मुझे यहाँ पे D/4 यहाँ तक रखना है तो फिर यहाँ पे घुसा दो, फिर यहाँ पे घुसा दो। तो ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। यहाँ पे कहाँ पहुंचे थे हम लोग? तो ये जल्दी जल्दी में कुछ लाइन यहाँ पे मैं पढ़ गया था ना, वो वही समझाता है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ता है, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग करंट। The field strength required shall be equal or determine that 754.1 उसमें दिखाया गया है कि सिंगल टर्न सेंट्रल कंडक्टर, नीचे अभी यहाँ पे बी हमने दिखा ना, ये जो बी, ये बी, ये इसमें सिंगल जा, अगर सिंगल करेंगे तो 6000 जाएगा, डबल करेंगे तो 3000 जाएगा। ऐसा ही सिस्टम है अभी टेम्पररी, ऐसा समझो। तो सिंगल टर्न सेंटर है, उसमें कितना करंट पास करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू द नंबर ऑफ द टाइम ऑफ द सेंट्रल कंडक्टर केबल पासिस थ्रू द हॉलो पार्ट, तो उसमें नंबर ऑफ केबल पास करना है, 2 बार राउंड करो। समझे आप? भाई ऊपर से जा रहा है कि समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? तब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 6000 एम्पियर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन पार्ट यूजिंग अ सिंगल पास सेंट्रल कंडक्टर एंड देन 3000 इज रिक्वायर्ड इन 2 पास। तो आपने दो दो पास वाला देखा ना, कि 2 बार पास किया हमने तो 3000 लगा, एक पास किया तो कितना, 6000 अगर चाहिए था तो उतना हमने रखा। तो ऐसा है, अगर 3 राउंड कर देंगे तो इसमें अगर मैं ऐसा की जगह ऐसा मैं ऐसा 3 राउंड कर दूं तो कितना हो जाएगा? कितना? 9 मतलब 900।
कम होगा ना भाई, ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना। एक में लगाता हूं मुझे 6000 करंट लगाना पड़ता है, डबल में वाउंड करता हूं तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। तो अगर मेरे को 3 लगाएगा, 3 लगाएगा तो 6, देखो फिर से भाई कोई सब ऊपर से गया, समझो एक राउंड करता हूं तो मिनिमम मुझे, मिनिमम जो फील्ड चाहिए था, मिनिमम में जो मिनिमम या तो मैक्सिमम समझो, मुझे जो फील्ड का रेंज चाहिए था उसी के बाद ही हमको डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। तो उसके लिए मुझे 6000 करंट लगना पड़ रहा है। एक पास मुझे मिनिमम 6000 लगाना पड़ रहा है, तो एक पास में मुझे 6000 लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतना करंट नहीं है। तो मैं क्या करेगा, इसको ऐसा एक दो राउंड कर देगा। तो 6000 डिवाइड बाई जितने दो राउंड किया तो मुझे 6000 डिवाइड बाई 2 करना है। अगर मैंने 3 कर दिया तो, ऐसा 3 बार कर दिया तो 6000 डिवाइड बाय 3, तो 2000 लगाना पड़ेगा, राइट। फिर 4 कर दिया तो, हाँ तो 5 5 ही आएगा ना। 6000 डिवाइड बाय 5 करो, 5 1 का 5 5 2 1200 हो गया ना। भाई नया कोई रॉकेट नहीं है, जितना आप ग्राउंड घुमाओगे उतना डिवाइड बाय करना है नए भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। देखो लिखा ही है, 2 केबल पास करोगे तो आपको 3000 लगाना पड़ेगा यूज, एंड 1200 एम्पियर लगाने के लिए आपको 5 पास पास करना पड़ेगा। ये नीचे फिगर में दिखाया गया है। व्हेन द सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक आर यूज्ड, मैग्नेटिक फील्ड adequately shall be verified using the magnetic particle field in accordance with 764। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपर जनरेट होना चाहिए, ठीक है भाई। सोया मत करो, ठीक है, सो जाओगे तो आप ही को लॉस है। हाँ वो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई फीस वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किधर भी देखना है, ठीक है। थोड़ा प्लीज यहाँ ध्यान रखो, आपको ही फायदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट सेंट्रल कंडक्टर, ऑफसेट सेंट्रल कंडक्टर, तो ये इसकी बात कर रही है, थोड़ा बहुत ऑफसेट करना है। तो मुझे अभी पढ़ाने का जरूरत है इसके बारे में, ये मैं समझा दिया, फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ जाता हूँ। When the conductor passing through the inside the part is placed against the inside wall of the part, the current level the given is 751.1.b and shall apply the except that the diameter is used. Current calculation shall be sum of the diameter of the central conductor and twice of the wall thickness. Twice of the wall thickness यहाँ पे दिखाया गया, distance along the part circumference here and effectively magnetized shall be taken in 4 times। क्या लिखा है, 4 times the diameter of the central conductor। तो आपको 4 टाइम इतना आप कवर कर सकते हैं, फिर और करना है तो इतना कवर कर सकते हैं, तो ये शायद पूरा हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। यॉर्क टेक्निक किसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी, यॉर्क टेक्निक। फॉर दिस टेक्निक अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉर्क और परमानेंट मैग्नेट यॉर्क शेल बी यूज्ड। यॉर्क टेक्निक खत्म, एक ही लाइन में कोड में दिया गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यॉर्क टेक्निक 755 है ना। यॉर्क टेक्निक में, यॉर्क टेक्निक पे हिसाब से ही हम लोग जनरली आजकल मार्केट में ज्यादातर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं, राइट। तो दिस टेक्निक अल्टरनेटिव करंट मतलब एसी और डीसी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉर्क उसका यूज करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट यॉर्क भी यूज कर सकते हैं। एंड शेल बी यूज्ड, शेल बी यूज मतलब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। आगे बढ़ेंगे मल्टी डायरेक्शन टेक्निक में। मजा आ गया ना, एक ही पॉइंट में क्लियर सब। चलो वो तो कोड में दिया गया है, ठीक है, बाकी तो हमने तो बहुत डेप्थ में समझाया है इसका। मल्टी डायरेक्शनल मैग्नेटाइजिंग करंट, मल्टी डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग करंट में जनरली एक सब सिम का आप पास करो, एक लॉन्ग सिम का, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा। हमने शायद वेक्टर फील्ड समझाया था, याद है किसी को, वेक्टर फील्ड चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर फील्ड किया था। ऐसा करके ऐसा था, एक ऐसी डायरेक्शन में था, एक ऐसी डायरेक्शन में था, फिर इसको एक ऐसी डायरेक्शन में बनाया, तीसरा डायरेक्शन ऐसा ही निकला। ये समझो एफ ए था, ए एफ बी था, तो ये बनेगा एफ ए प्लस एफ बी बनेगा। ऐसा कोई याद आ रहा है, वेक्टर फील्ड। बुक है, बुक है, बुक ओपन करो, है
भाई वही तो प्रॉब्लम है, रिवीजन आप रूम पे नहीं करते हैं, रिवीजन रूम पे किया करो। अब होशियार है, बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 ओपन करो या 2 ओपन करो। और और हाँ, ये क्या है? वेक्टर फील्ड, ऐसा है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आया ना, हमने वेक्टर फील्ड के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर फील्ड, याद आया? तो दोनों का डायरेक्शन जो रहेगा एक अलग ही फील्ड में रहेगा। मल्टी डायरेक्शन प्रोसीजर, मल्टी मैग्नेटाइजिंग प्रोसीजर जो है, मल्टी डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग प्रोसीजर में, फॉर दिस टेक्निक मैग्नेटाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हाई एम्पियरेज पावर पैक्ड operation and many of the three circuit are energized one at the time. The rapid succession, the effect of this rapidly alternating magnetizing current is produced. Overall magnetization part is multi-direction and the circular or longitudinal field may be generated in any combination using the various techniques described in longitudinal magnetization technique and circular magnetization techniques. सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स में भी हम राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे, तो कैसा डायरेक्शन हुआ वो भी हमने समझा। उसके बाद हमारा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हमने समझा। लेकिन दोनों भाई साहब जब एक में आएंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो अलग ही डायरेक्शन होगा, दोनों का कोई एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा। जो वेक्टर फील्ड समझाया था ना मैंने, वही ये है, समझो ऐसा। वेक्टर फील्ड में क्या लिखा है? when two magnetic force are imposed simultaneously in the same part, तब आपका जो रहेगा, एक का एफ ए रहेगा, एक का एफ बी रहेगा, तो तीसरा जो डायरेक्शन रहेगा वो कोई ऐसे ही बिलाड़ा जैसा ही निकलेगा, अलग ही डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, निकाल बोलते हैं ना हम लोग, कोथली में से बिलाड़ा निकाला, ऐसा ही अलग ही डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओनली 3 फेज, क्या लिखा है? ओनली 3 फेज। हमारे घर पे कौन सा कितना फेज आता है? 3 फेज आता है। ठीक है, 3 फेज फुल वेव इलेक्ट्रिफाइड करंट शेल बी यूज टू मैग्नेटाइजिंग द पार्ट। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग पार्ट करने ओनली 3 फेज ही आपको यूज करना है। द इनिशियल मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर ईच सर्किट शेल बी एस्टैब्लिश्ड यूजिंग द प्रीवियस डिस्क्राइब्ड गाइडलाइन लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स एंड सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स। तो और भी हमने एक समझा था, याद है कि ऐसा करके एक कोई पाइप था, उसमें फिर डीमैग्नेटाइजेशन करना था, तो एक अलग ही डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता था, याद आया है? तो डीमैग्नेटाइजेशन मतलब उसका जो रिजल्ट जो डायरेक्शन मिलेगा एक अलग ही डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कैलिब्रेशन का। मैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट में फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट with the ampere shall be calibrated at least 1 year। हर साल में आपको कैलिब्रेट करना है। किसको? मशीन को। ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या कांड होगा? मैंने भी यहाँ पे आपको वो दिखाया था ना कि हमारा जो योक मशीन है, प्रोड टेक्निक से, दोनों में भी 1 ईयर का मैंने शायद आपको ही दिखाया था ना, दिखाया था? यस बोलो, जोर से बोलो। वेरी गुड, जोर से बोलोगे तो भाई आएगा, इसमें आपका नाम भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका मशीन जो है वो 1 ईयर के लिए कैलिब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, द मैग्नेटिक इक्विपमेंट विद द एम्पीयर शेल बी, कौन सा वर्ड यूज किया है? शेल बी का मतलब क्या हुआ? जरूरी ही है, करना ही है, आप अली बाबा नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, शेल भी आता है, शेल आता है, मस्ट आता है, तो आपको कंपलसरी ये फॉलो करना है। अगर कोड में किधर भी शुड आता है, मे भी आता है, शुड भी आता है और मे आता है, मे या मे भी, शुड या शुड भी, तो क्या मतलब समझना है? करना तो करो वरना भाड़ में जाओ। मतलब भाड़ में जाओ ऐसा तो नहीं, करना है तो करो वरना आपके ऊपर है। ठीक है, वो आपको एक दिशा सूचन देता है कि आप थोड़ा ऐसा करोगे तो अच्छा है, अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शेल भी वर्ड आया मतलब करना ही है, भाड़ में नहीं जाना है।
ठीक है, करना ही है आपको, याद रखो। शेल बी एटलीस्ट 1 year और वेन एवर द इक्विपमेंट हैज बीन सब्जेक्टेड इन मेजर इलेक्ट्रिक रिपेयर, मतलब इक्विपमेंट खराब हो गया, इक्विपमेंट 6 महीने का आपका इक्विपमेंट चला, आपने लिया, लेने के बाद उसमें कैलिब्रेशन भी आपका था 1 year का, लेकिन 6 महीने में ये भाई साहब खराब हो गए, क्या है, ये मशीन खराब हो गया, तो क्या करने का, फिर भी उसको कैलिब्रेशन भेजना है। साहब आपने तो बोला था 1 year के लिए, अभी कहाँ 1 year खत्म हुआ है, लेकिन उसने ये भी बोला है ना, मैग्नेटिक इक्विपमेंट विल बी एम्पियर शेल बी कैलिब्रेटेड एटलीस्ट 1 year, और बीच में घुसा दिया है, देखो, और whenever the equipment has been subjected to the to major electric repair, अगर रिपेयर में भी जाता है, 6 महीने में जाता है, 3 महीने में जाता है, 4 महीने, 11 महीने में भी जाता है, सर अभी तो 1 महीना बाकी है ना, मैं ये एक खाली एक जॉइंट में करवा देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा, तो भी आपको करना है। एंड पीरियोडिकली ओवरहॉल और डैमेज, अगर डैमेज भी हुआ है, सर डैमेज हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं है साहब, मैं फिर भी यूज करेंगे ना, चल रहा है सर, बराबर चल रहा है, तो भी नहीं चलेगा, आपको कैलिब्रेशन करना ही पड़ेगा। इफ इक्विपमेंट हैज नॉट बीन इन यूज फॉर अ ईयर और मोर, कैलिब्रेशन शेल बी डन प्रायर टू फर्स्ट यूज। समझो आपने 1 साल तक कैलिब्रेट मशीन को यूज ही नहीं किया है, नया मशीन है, ठीक है, एकदम नया मशीन है, कंपनी के पास से आप अभी खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनी ने बनाया था 1 साल पहले, जब आप उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं तो 2021 लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, अभी कौन सा चल रहा है, 2022, जनवरी 2021 में वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया था वो मशीन, कब बनाया था, जनवरी 2021 में, आप लेने गए फरवरी 2022 में, कब लेने गए, 22 में लेने गए, या तो जुलाई में लेने गए, तो सीधा का सीधा नया आपको दे देगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो भी मैन्युफैक्चरर का 1 ईयर तो फिर भी फिनिश हो चुका है ना, फिर भी उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, समझे बात। ये बहुत बहुत सारे लोग टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। इफ द इक्विपमेंट हैज नॉट बीन इन यूज फॉर अ ईयर और मोर, कैलिब्रेशन शेल बी डन प्रायर टू द फर्स्ट यूज, आपको कैलिब्रेशन करना ही है। 5 साल पहले मैन्युफैक्चरर ने बना दिया है वो मशीन, कितने साल पहले, 5 साल, 5 साल पहले बना दिया है, लेकिन उसका अभी कागज वगैरह पड़ेगा पैक चकाचक, अभी कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, उसको प्लास्टिक से रेपिंग वगैरह वैसे ही वैसा है, और आप अभी लेने गए, साहब हमको मशीन दे दो, तो सीधा आपको दे देगा, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप तो ऐसा बोलेंगे सर जिस दिन से लिया है उसी दिन से 1 ईयर, ऐसा नहीं, आपने वो 1 ईयर तो उसका फिनिश हो गया ना बनाने के बाद, तब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कैलिब्रेशन आज ही करके दो, राइट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया मशीन लेके आते हैं तो उसी में अपना नंबर डाल देते हैं, सर 1 ईयर मैंने इस दिन लिया है, परचेज ऑर्डर मेरे पास है, साहब देख लो 1 ईयर के लिए वैलिड है, ऐसा घंटा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर क्या है, तो एक्यूरेसी ऑफ यू ऑफ ऑफ द यूनिट्स मीटर शेल बी वेरीफाइड एन्युअली, क्या लिखा है, प्रोसीड्यूर क्या है, तो एक्यूरेसी ऑफ यूनिट मीटर शेल बी वेरीफाइड एन्युअली, ये क्या लिखा है, कुछ बोल सकता है कोई प्रोसीड्यूर में, एक्यूरेसी ऑफ यूनिट मीटर, सालाना आपको चेक करते रहना है, ठीक है। बाय इक्विपमेंट ट्रेसेबल इनटू द नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल एनएबीएल जो लैब रहता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना एनएबीएल से क्वालिफाई होना चाहिए, तो नेशनल स्टैंडर्ड जो है उसी के हिसाब से आपको एन्युअली करवाना रहना है। और कंपेरेटिव रीडिंग शेल बी टेकन एटलीस्ट 3 डिफरेंट करंट आउटपुट लेवल एंड encompassing द एनेबल रेंज। जब आप कैलिब्रेशन करवाने जाते हैं यूनिट मीटर का, तब आपको 3 करंट घुसाना है, पहली बार करंट घुसाया रीडिंग ले लो, दूसरी बार करंट घुसाया रीडिंग ले लो, तीसरी बार करंट घुसाया रीडिंग ले लो, वो सब चीज रीडिंग लेना है। ये हमारे लिए, वो जो लोग कैलिब्रेशन करते हैं उसके लिए है, ठीक है, खलीबली तो कोई बात नहीं, हमको तो करना ही है, कोड है तो मुझे तो समझाना पड़ेगा। ओके, टॉलरेंस, द यूनिट मीटर रीडिंग शेल नॉट डिराइव बाय मोर देन +or -10। यहाँ से आप 1000 का करंट घुसा रहे हो, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ, तो 980 होगा तो चलेगा,
कितना वो टॉलरेंस चलेगा? +or -10% ही चलेगा। अगर आप 1000 करंट, वो यूनिट मीटर है वो चेक कर रहे हैं, यहां से आपने 1000 डाला, तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 990, मैक्सिमम 1010, उससे ज्यादा उसके बीच में मिलना चाहिए। इसी के लिए तो लिखा है ना 10% ही आपको एक्सेप्ट है, +or- समझ में आया? तो इसका 10% हुआ ना। तो अभी आपका 990 करंट आया, इस साइड मैंने घुसाया था इतना, जब मेजर करने गया तो 990 ही करंट आया। 10% कितना होता है? 100 का 10 होता है ना भाई। आप गलत मत करो भाई, मेरे से भी गलत हो गया, आपके साथ में मैं भी चल पड़ा। ठीक है, मिनिमम जो है, मिनिमम है मिनिमम 900, और मैक्सिमम कितना रहेगा? 1100। समझो मैं यहाँ 1000 करंट घुसा रहा हूं, तो मुझे 1200 करंट मिला तो चलेगा? वो मशीन वो नहीं चलेगा, यूनिट मीटर वो नहीं चलेगा। करंट मेजर करने का जो यूनिट मीटर है, वो जो यूनिट मीटर है वो नहीं चलेगा, करंट तो बराबर दिखाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The unit meter reading shall not derived by more than ±10% of the full scale and relative to the actual current value is shown by टेस्ट मीटर। एक्चुअल करंट भी आपको दिखाना चाहिए। लाइट मीटर जो है शेल बी कैलिब्रेटेड एटलीस्ट 1 ईयर। लाइट मीटर क्या है भाई? लाइट मीटर क्या है? लाइट मीटर वो इंटेंसिटी चेक करने के लिए, लाइट का इंटेंसिटी चेक करने के लिए मैं समझाया था ना, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 9 समझाया था ना, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में भी समझाया था। 1076 लक्स होना चाहिए। कितना? 1076 लक्स का जो है लाइट इंटेंसिटी होना चाहिए। लेकिन वो लाइट मीटर जो आप यूज कर रहे हैं शेल बी कैलिब्रेटेड एटलीस्ट 1 ईयर, और वेन एवर द मीटर हैज बीन रिपेयर्ड, अगर आप उसको रिपेयर भी करते हैं तो भी, या तो वो मीटर को 1 साल में कभी यूज भी नहीं किया है, नया नया पड़ी का पैक लेके आए हैं, तो भी आपको उसका कैलिब्रेशन करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखा, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट बोलते हैं ना, अंधेरे में भी करके आ जाते हैं, मोबाइल की टॉर्च से करके आ जाते हैं, वो चलेगा? आपको लाइट इंटेंसिटी मेजर करना पड़ेगा। आपकी प्रोसीजर में जितना लिखा है उतना आपको मिनिमम करवाना पड़ेगा। लोग करते ही नहीं है। इंडिया में तो चलता है, वर्ड यूज चलता ही है ना, चलता है, कौन देखने वाला है साहब, हमें क्या पता, हमें क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है, कौन देखने वाला है ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, लिफ्टिंग पावर यॉक। देखो, तब उसमें ABCD ऐसे 4 टॉपिक दिए गए हैं पहले से। मैग्नेटिक लिफ्टिंग पावर ऑफ यॉक, यॉक जो है उसका ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ था, पता है ना, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग पावर ऑफ यॉक शेल बी वेरीफाइड प्रायर टू ईच डे ऑफ द यॉक इज यूज्ड। क्या लिखा है? Magnetizing power of yoke shall be verified prior to the use each day of the yoke is used। तो आज मैंने वो कैलिब्रेशन कर लिया तो मैं चलेगा? तो आप मॉर्निंग में बिना योक के यही कर रहे थे, याद है? तो मैं मना क्यों किया? कोड में लिखा है, और कोड में भी कैसा वर्ड के साथ लिखा है? शेल बी वर्ड के साथ लिखा है। शेल बी मतलब करना ही है। तो फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसा सीधा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, हाँ ठीक है चलो कर लेता हूँ, वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करके कर लेता हूँ, तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कोड में दिया गया है कि भाई आप डेली, आप मॉर्निंग में जब शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है तब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाते हैं, तो आपको योग का वेट लिफ्टिंग चेक करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्या है, खाली वाले कौन देखने वाला है? अभी आप लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं साइट पे जाके क्या करोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं तो आपको प्यार से समझा सकता हूँ, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। हम्म, आएगा आएगा, पाई गेज का आएगा। आगे का टॉपिक यही है, मिग्यू एंड डायरेक्शन, टॉपिक ये है। हाँ, वेट भी एवरीडे करना है, ठीक है? यहाँ पे वेट का ही लिखा है, लिफ्टिंग पावर ऑफ योर
The magnetic power of yoke shall be verified prior to use. Each day of the yoke is used. The magnetizing power of yoke shall be verified whenever the yoke has been damaged or repaired. अगर आप डैमेज भी हो गया है तो भी आपको चेक करना है, और रिपेयर भी हो चुका है तो भी आपको चेक तो करना ही है, और एवरी शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको चेक करते रहना है। ठीक है, पहला रूल्स हो गया, रूल्स नंबर 1। अभी 2 क्या ऊपर आते हैं, each alternative AC electromagnetic yoke shall be lifting power at least 4.5 kg at the maximum pole spacing which contact similar to what will be used during the examination। मैक्सिमम योक आपको बीच में स्पेस करना है। वो जो आपने ज्यादा किया था ना, इसी की वजह से मैक्सिमम से भी आप ज्यादा कर दिया था, उसी की वजह से आपसे उठ नहीं रहा था वेट लिफ्टिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ईच अल्टरनेटिव करंट एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक शेल हैव लिफ्टिंग पावर 4.5 केजी होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको आइडिया है कि मिनिमम एसी में 4.5 केजी आपको योक लिफ्ट करना है, लेकिन एट द मैक्सिमम पोल स्पेसिंग। मैक्सिमम पोल स्पेसिंग मतलब ये जो योक का ऐसा ऐसा आता है ना आगे का लेग, उसका स्पेसिंग जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, फिर ऐसा ना होना चाहिए। मैक्सिमम 8 इंच है तो 8 इंच, 7 इंच है तो 7 इंच, जो भी आप मैक्सिमम रख। तो आशा करता हूं आपको ये एसी का फंडा क्लियर हुआ। डीसी की बात करते हैं। पहला रूल्स क्या था, आपको योग जो है एवरी डे वेरीफाई करना था। दूसरा रूल्स क्या है, वो लिफ्टिंग करना है। पहला रूल्स में ही हम घुस जाएंगे कि भाई उसने तो बोल दिया कि पर डे चेक करना है, लेकिन कितना करना है, तो दूसरे रूल्स में उसने दिखा दिया कि भाई डीसी जब हम करते हैं, सॉरी एसी करते हैं तो 4.5 केजी करना है, और मैक्सिमम योक्स का स्पेसिंग, योग स्पेसिंग मतलब योग का जो बीच में डिस्टेंस था ना दोनों एन और एस ध्रुव के बीच में, पता है ना भाई कि वापस खोल के दिखाऊं, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं, डीसी की बात करते हैं। अभी तीसरा रूल्स, each DC current or permanent magnetic yoke shall have lifting power at least 18 kg at the maximum pole spacing। इसमें भी कितना होना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा है, कितना है 18 kg। ठीक है, with the contact similar which will be used during the examination। ठीक है, इसमें भी ये रूल्स है। ओके, 3 रूल्स हो गया। पहला रूल्स क्या है बोलो आप, पहला रूल्स क्या है, एवरीडे आपको करना है, शिफ्ट स्टार्ट होता है तब। दूसरा रूल्स क्या है, वेट लिफ्टिंग कितना होना चाहिए डीसी में, एसी में, वेरी गुड। तीसरा रूल्स आप बोलो, डीसी में कितना, वेरी गुड। अभी चौथा रूल्स आप बाद में बोलता हूँ, ठीक है, चौथा मैं ही पहले आपको समझा देता हूँ। ईच वेट शेल बी वेटेड विथ अ स्केल फ्रॉम द रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर एंड stenciled with the applicable normal weight prior to the first use। The weight need only be verified against if damaged a manner that could be cause the potential loss of the material। आपको each weight shall be weighted with the scale from the reputed manufacturer। तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसने बोला गया है उतना तो वो लिफ्टिंग करना ही चाहिए, उतना लिफ्टिंग नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। कौन, जो योक बनाने वाला है, वो योक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बोला है उतना तो होना ही चाहिए, उतना नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए लिखा है ईच वेट शेल बी वेटेड विथ अ स्केल फ्रॉम द रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर एंड stenciled with the applicable nominal weight prior to the first use। आपको इतना नॉमिनल करना ही है। अभी मुझे ये बोलो, एक वेट है मेरा 3.5 केजी की जगह 3.6 केजी है, सॉरी 4.5 केजी की जगह उसका जो ये प्लेट है उसमें टेंसलिंग वगैरह नहीं है कितना केजी है, लेकिन आपने एक्चुअली ऐसे ही मेजर कर लिया तो कितना होगा 4.6 केजी होगा, तो चलेगा। एसी में नहीं चलेगा, डीसी की, एसी डीसी में कैसे चलेगा, डीसी में हाँ 18 केजी तो उठ जाएगा, लेकिन एसी में 4.5 आपको ऊपर वगैरह स्टेंसिलिंग वगैरह किया ही नहीं है कितना वेट का है। वेट तो आपको प्रॉपर होना पता होना चाहिए ना। अगर मैं ये बोलूं, कोई लोग पता है ना ज्यादा वेट बोलते हैं, कोई लोग कम वेट बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। किसी का ये जो नंबरिंग सिस्टम गलत है, ये आप कितना वेट है आप कितना बोल सकते हैं,
शायद 1 kg होगा शायद, राइट। आप शायद 800 kg बोलेंगे, 800 ग्राम, 800 ग्राम बोलेंगे। तो मुझे किसका सच मानना है? मुझे स्टेंसिलिंग किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया होना चाहिए। स्टेंसिलिंग मतलब यहाँ पंचिंग होता है, ठीक है, वैसा। आगे बढ़ते हैं, चौथा रूल्स आपको पता चल गया। जो वेट है वो ही स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, वो भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना मशीन ओके होगा लेकिन आपका वेट ही प्रॉपर नहीं होगा तो। हाँ, स्टैंडर्ड वेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गॉस मीटर। गॉस मीटर में तो बारे में हमने पूरा डेप्थ में समझाया ही है कि क्या है, राइट। ओके, फिर भी हम लोग कोड में आते हैं तो हॉल इफेक्ट प्रोब गॉस मीटर यूज टू वेरीफाई द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ accordance with the circular magnetization technique shall be calibrated at least once a year or whenever the equipment has been subjected to the major repair. Periodically overhaul the damage. If the equipment had not been used in a year more, the calibration shall be done prior to the यूज। गॉस मीटर क्या है? जब फ्लक्स लीकेज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए है। ये जो है, अगर कोई लीकेज नहीं होगा तो गॉस मीटर आप चेक नहीं कर, गॉस मीटर से आप मैग्नेटिक फील्ड चेक नहीं कर सकते हैं। तो लीकेज होगा तो कर सकते हैं, लीकेज नहीं होगा तो कोई ऐसा कोई अभी तक स्टैंडर्ड बना नहीं है कि कर सकते हैं। गॉस मीटर के बारे में तो मैं फिगर के साथ आपको समझाया लास्ट चैप्टर में, राइट। उसमें हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। मैग्नेटिक फील्ड एडिक्यूसी एंड डायरेक्शन, तो यहां से हम लोग अभी वापस स्टार्ट